अर्जुन, ये तो तुम्हारी इंसल्ट है। अगर ये गधा गदाधारी है तो तुम भी धनुषधारी हो, रॉबिन हुड। सावधान भी, बड़े भाई से क्षमा मांग, वरना एक धनुष बाण तेरे सीने को छल्ली छल्ली कर देगा। ओए, तेरे धनुष बाण की ये ले 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 भर, ले जा। नमस्कार, न्यूज़डम और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम बात करने वाले हैं एक पुरानी फिल्म जो जिस वक्त आई थी शायद उतनी नहीं चली, लेकिन आज उसे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं जाने भी दो यारों की। कुंदन शाह की निर्देशित ये फिल्म अब भी दर्शकों को लुभा रही है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब ये बताइए कि जाने भी दो यारों जब ये आई थी तो क्या रहा था, दर्शकों का क्या इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रही थी उस वक्त? देखिए, फिल्म कोई चले या न चले, उस वक्त आप जब वो आती है तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई ऐतिहासिक फिल्म है। वो तो आपको इतिहास ही बताता है। यानी जब आप 10-12 साल, 15 साल, 20 साल गुजर जाते हैं तभी आपको उसकी अहमियत का पता लगता है। उस वक्त आप उसके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। बहरहाल, ये जो जाने भी दो यारों है, ये दो मतलब शहरों में, बड़े शहरों में कई जगह इसको मॉर्निंग शोज पर लगाया गया था। जैसे यहाँ दिल्ली में शीला में लगाया गया था। और मतलब ये हैरानी होगी जान के आपको, यहाँ पे वो करीब 13 हफ्ते तक लगातार चलती रही थी, लेकिन एक ही शो था। फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको हटाया नहीं, इसका मतलब है उसमें कुछ कमाई हो रही होगी। और इसी तरह बॉम्बे में 3-4 या 5 शहरों थिएटर्स में लगाया गया था। और वहाँ मराठा मंदिर में भी, मराठा मंदिर बड़ा वो है, थिएटर है जहाँ 1100-1200 सीटें बताई जाती है। वो वहां भी एक कम से कम 6 हफ्ते तक चला। पहले 3 हफ्ते के लिए बुकिंग की गई थी, उसके बाद 3 हफ्ते बढ़ाई गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एनएफडीसी ने बनाई थी ये फिल्म। और एनएफडीसी तब बहुत अच्छी फिल्में बनाया करता था। पता नहीं आज वो क्या कर रहा है, बहुत दिन से मैंने सुना नहीं उसके बारे में कुछ, कि अब वो फिल्में बनाता है कि नहीं बनाता। एक खबर पिछले दिनों ये जरूर देखी थी मैंने कि उससे आईएनबी मिनिस्ट्री ने ये कहा है एनएफडीसी से कि भाई देश में थिएटर्स की संख्या कैसे बढ़े, इस पर कुछ काम कीजिए। तो पिक्चर हॉल बढ़ाने, क्योंकि इंडिया में माना था ना एवरेज प्रति 10 लाख के हिसाब से जितने थिएटर होने चाहिए आमतौर पर माने जाते हैं स्टैंडर्ड, उनसे बहुत कम है। चाइना में बहुत ज्यादा है, अमेरिका में बहुत ज्यादा है, यूरोप के सारे कंट्रीज में ज्यादा है। हमारे यहाँ बहुत कम है, उनसे आधे आधे भी नहीं। तो वो कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कोई योजना उनको बना के देनी है। अब वो इस तरह का काम कर रहा है एनएफडीसी, भगवान जाने, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में ज्यादा कि आजकल क्या कर रहा है। वहां जो कवर करने वाले लोग हैं तो उनको पता होगा। लेकिन एनएफडीसी बहरहाल, ये जो मिर्च मसाला, गांधी, बहुत हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने बनवाई थी। और वो एक तरह का जो जो कहना चाहिए, जो हमारे पैरेलल सिनेमा वाले लोग थे, उन बेचारों के पास पैसा तो होता नहीं था। वो एक तरह से इसी के मोहताज थे कि भाई किसी तरह इनसे काम मिल जाए तो हमारा कुछ गुजारा चले, ये स्थिति थी। बहरहाल, और बहुत कम पैसे में बनाते थे वो, ये जरूर है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनवाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एनएफडीसी में तब बड़े किसी मजबूत पद पर या कंसल्टेंट जैसी स्थिति में वो थे अपने अख्तर मिर्जा साहब। मिर्जा अख्तर भी कह सकते हैं उनको, जिन्होंने वक्त फिल्म लिखी, जिन्होंने गुमराह लिखी, जिन्होंने नया दौर लिखी, वो उसमें थे। उन्हीं के बेटे हैं सईद मिर्जा, उन्हीं के बेटे हैं सईद मिर्जा की भाई जो अजीज मिर्जा, जो दोनों ने मिलकर नुक्कड़ उक्कड़ बनाया था, कई सर्कस नुक्कड़ क्या क्या। बहरहाल, तो जब कुंदन शाह जब इस स्क्रिप्ट को लेकर पहुंचे उनके पास, तो कई बार वो अख्तर मिर्जा से अनऑफिशियली अकेले भी जाके बात कर लिया करते थे। वो इसलिए करनी पड़ती थी उनको कि एक बड़ी क्योटिक फिल्म थी, इसमें कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहा था।
कभी कुछ शूट कर लिया, कभी कुछ शूट कर लिया, इसमें यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे मोड़ दिया, और करते करते अचानक लगा कि यार इसको ऐसे कर दे तो अच्छा है, तो वो ऐसे कर दिया। अब एनएफडीसी ने, वहां सिस्टम क्या है एनएफडीसी का, कि आपने जो स्क्रिप्ट पास की है वही बनाएंगे ना, आप कुछ और नहीं बना के ले आएंगे। तो ये जो डेड बॉडी वाला सीक्वेंस है सतीश शाह का, ये बाद में ख्याल आया था, पहले स्क्रिप्ट में ये नहीं था। तो जो स्क्रिप्ट पास की थी एनएफडीसी ने, उसमें सतीश शाह की डेड बॉडी जो घूम रही है शहर में, वो नहीं थी। तो उसको जब ये आइडिया आया कि ऐसा करना चाहिए, तो कुंदन शाह उनसे मिले जाके, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छी तरह सोच लीजिए और क्या क्या चेंज करना है, एक बार हमको रिवाइज स्क्रिप्ट दीजिए, तब हम इसमें सोचेंगे। तो रिवाइज दी गई। उसके बाद जब कुछ और चेंज करना होता, क्योंकि उसमें तो कई बार किया गया चेंज, तो बाद में जब चेंज करना होता था तो वो ऑफिशियली नहीं बताते थे, उनके घर जाके, क्योंकि सईद अख्तर से इनकी दोस्ती थी, सईद अख्तर मिर्जा से अपने कुंदन शाह की, साथ साथ मिलकर दोनों ने काम किया था, दोनों एक ही जगह, यानी एक ही जगह से ट्रेनिंग करके निकले भी थे। तो उस दोस्ती की वजह से उनके पिता से वो घर जाके मिल लिया करते थे। तो बाद में कि अब हम क्या उसमें कर रहे हैं वो बताते रहते थे। बहरहाल उनकी सलाह भी, इसको मैं इसलिए बताना चाहता था कि मिर्जा अख्तर की सलाह भी काम आई है इसमें, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी थे और जिन्होंने इस देश को बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में दी थी उस अपने जमाने में। तो बहरहाल ये जो मैंने कहा कि केओटिक तरीके से बनी थी, इसमें एक और साहब थे जिनको दिक्कत थी, उनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म में सिर्फ दो ही लोग ऐसे थे जो कुछ, जिनकी थोड़ी सी आर्थिक हालत ठीक थी, क्योंकि वो पहले से कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, श्याम बेनेगल की, गोविंद निहलानी की, ये अपने ये नसीर और ओमपुरी, बाकी सब नए थे। ये लोग जो थे, ये दो पहले से इनको पब्लिक जानने भी लगी, लेकिन पैसा नहीं था, पैसा इनके पास भी नहीं था, क्योंकि जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया था लोग जानने तो लगे थे, लेकिन पैसा इनको उनमें नहीं मिला था, और इसमें भी नहीं मिलना था। इसका आपको पता है, इसमें इसका बजट जो था 7 लाख रुपए था। 83 में बनी है ये फिल्म, 83 में आई है, और 7 लाख रुपए बजट था। तो बाद में किसी ने कहा इस पर कि नसीर ने खुद ही कहा एक इंटरव्यू में कि आज शाहरुख खान की कोई फिल्म बन रही हो अगर, तो उसका एक दिन का खर्चा होगा 7 लाख कम से कम, है ना। हम वो पूरी फिल्म हमने उसमें 7 लाख रुपए में बना ली थी। हालत ये थी कि खाना तय था कि इतने लोगों का आएगा, जितने लोग गिनती के थे। मान लीजिए हमारे दोस्त वोस्त और आ गए हैं सेट पर, तो उनको भी उसी में से खिलाना है, तो उसी में से था, उनके लिए अलग से नहीं आ सकता था। चाय तय थी कि ये 2 बार मिलेगी तो 2 ही बार, और कितने कप आएगी ये भी तय था, यानी इतने इतने कंस्टेंट्स में बनी है वो फिल्म। तो बहरहाल मैंने कहा कि नसीर साहब को इससे दिक्कत थी, वो चाहते थे कि एक प्रॉपर स्क्रिप्ट हो, एक ढांचा तय हो, उसी तरह से चले काम, और वो इस पर झल्लाते भी थे कई बार। लेकिन तब उन्होंने खुद भी ये नहीं सोचा था कि वो क्या बनने जा रहा है। आज वो कहते हैं कि मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, जब मेरी फिल्मों की मुझसे बात की जाती है तो इसका नाम जरूर लिया जाता है, किसी और का लिया जाए या न लिया जाए। तो ये एक तरह से उनका यानी उनका कोहिनूर है ये फिल्म उनके लिए, नसीर के लिए। और नसीर को इसी इसी अगस्त 1983 में रिलीज हुई थी शायद, अगर मुझे याद पता है, 12 अगस्त 1983 को ये फिल्म रिलीज हुई। हाँ, और एक इसकी मजेदार बात और है, जो इसके मुख्य पात्र हैं नसीरुद्दीन शाह, और मतलब जो आजकल के ट्रेडिशनल वे में जिनको कहा जाए कि हीरो हैं, वो रवि वासवानी और नसीरुद्दीन शाह, उनके नाम है विनोद और सुधीर। और कुंदन शाह के जो जो दो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो थे सुधीर मिश्रा और विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, और सुधीर ने तो इस फिल्म में थोड़ा लेखन में भी योगदान दिया है। तो उन्हीं के नाम पर ये सुधीर और विनोद जो है वो उन्हीं के नाम ले लिए गए थे, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये चलते फिरते मस्ती में बन गई है फिल्म, बना दी गई है। मतलब मेन आइडिया लिया गया कि हमको ये दिखाना है कि इस देश में ईमानदार आदमी के लिए सरवाइव करना और आगे बढ़ना, कमा पाना, जिंदा रहना कितना मुश्किल है, और उसको इसको इसको डार्क कॉमेडी में दिखाया जाए। कॉमेडी नहीं कहना चाहिए, सटायर में, डार्क सटायर में दिखाया जाए, तो वो है ये फिल्म। तो वो ये तय हो गया एक बार, लेकिन उसमें तो चीजें जुड़ती गई।
यानी किसी का किसी चीज पर वश नहीं था, कुछ ऐसी इसी स्थिति थी। यानी कुंदन शाह कहा करते थे कि जब वो जो महाभारत का मंचन वाला जो दृश्य चल रहा है, उसमें कई बार, कम से कम 2 बार कैमरा हिला, लेकिन हमने सोचा कि यार फुटेज अब खराब करने की स्थिति में नहीं है हम, बजट ऐसा नहीं है, तो उसको हमने जाने दिया। आप सोचिए कि इतनी क्लास फिल्म में उन्होंने ये भी जाने दिया, टेक्निकल गलती, खामी। तो ये स्थिति खैर अपने नसीर साहब के लिए या ओमपुरी के लिए, उन दोनों के लिए तो ये कई फिल्में वो पहले कर चुके थे। बाकी ये लोग जो दूसरे लोग थे, इन लोगों के लिए इस चैलेंज था कि साहब इसको हमें ढंग से बनाना है, कुछ ऐसा कर देना है। तो सब नए नए आइडियाज रोज लेके आ रहे थे, रोज हो रहा था, तो रोज इसमें चेंजेस हो रहे थे। ये था मामला। अब जैसे कुंदन का कहना था कि मेरी अपनी सोसाइटी में मैंने अपने यहाँ शिकायत की अपने सेक्रेटरी को कि भाई ये क्या है कि हमारे नल में गटर का पानी आने लगता है कई बार। तो उसने कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ हो रहा है वैसे आधी बंबई में हो रहा है। सब लोग गटर का पानी पी रहे हैं। वहां से ये गटर वाला आइडिया आया उनको कि ये डालना चाहिए। और जिसमें वो सतीश शाह जो है वो कहते हैं कि अमेरिका बहुत ही एडवांस कंट्री है, मैं अभी घूम के आया, वहां पर वहां पर गटर सब गटर का अदाकार, लाइन अलग, पानी की लाइन अलग। बिल्कुल सब अदाकार 1983 में शायद वो इतने मशहूर ना रहे हों, लेकिन उन सबकी अदाकारी का जलवा हमको देखने को मिलता है। नसीर और भी, रवि वासवानी तो है ही है। पंकज कपूर हैं बहुत ही हम्म, लाजवाब किरदार में। और बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पर्सनल जो इसमें फेवरेट किरदार है, नीना गुप्ता है, लेकिन हाँ हाँ मेरा पर्सनल जो इसमें किरदार है वो भक्ति बर्वे का है। हाँ, है ना। शायद इसलिए भी कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे एक उस किरदार को मुझे समझने में आसानी हुई। लेकिन जिस कदर भक्ति बर्वे ने उस अ, लालची महिला, लालची के साथ साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला का किरदार अदा किया है, लेकिन उसको देखने के बाद आपको उससे कोफ्त नहीं होती है, आपको उससे इरिटेशन नहीं होती है, आप हम्म, उसको समझ पाते हैं। वो मामूली आंख के इशारे से अपनी बात को कह देना, जिस तरीके से वो नरसिंह के किरदार का इस्तेमाल करती हैं, पल में तोला पल हम्म, में माशा। हम्म। मुझे लगता है कि भक्ति बहुत ही जितना उनको प्रतिफल मिलना चाहिए था शायद वो उतना मिला नहीं फिल्मों में। हाँ, ये बात सही है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो, जिसमें काम करने वाले वो बाद में जाकर सब बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े एक्टर कहलाते हैं बाद में, कालातीत, मतलब 10-12 साल बाद। ऐसी 2 फिल्में मुझे याद आ रही। एक तो ये है जाने भी दो यारो, इसमें नसीर और ओमपुरी को छोड़कर सब पहली बार काम कर रहे थे या दूसरी बार काम कर रहे थे, और सबके सब स्ट्रगल कर रहे थे। इसीलिए सब में इतना भाईचारा था। सहमति न होते हुए भी किसी दृश्य में उन्होंने पूरे मन से काम किया कि हाँ जी इसको ठीक बनाना। उसमें सब नए लोग थे, और बाद में आज देखिए कि वो सब आज, आज क्या मतलब बाद में हमारे लिए बहुत बड़े लोग बने, बहुत बड़े लोग बने। ऐसी एक दूसरी फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें 2-3 लोगों को छोड़ दें, जैसे मनोज वाजपेयी को जो कि पहले सत्या कर चुके थे, बाकी सब नए लोग थे। और आज देखिए वो कहाँ हैं, चाहे वो हुमा कुरैशी हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो नवाजुद्दीन शेख, यानी कितने लाइन लगी हुई है उसमें, वो सब के सब शारिब हाशमी, बड़े लोग हो गए वो। मतलब ये 2 फिल्में मुझे इसलिए याद आई कि बराबर पैरेलल एक सा है मामला। बाकी जो काम किया गया दोनों तरफ से, यानी एफटीआईआई से आए थे लोग या एनएसटी से आए थे, ज्यादातर लोग आपस में पहले से एक दूसरे को जानते थे, उनकी दोस्तियां थी, उनको मालूम था कि कंस्ट्रेंट्स में काम करना है। कुंदन शाह तो गांधी छोड़कर आए थे, उनको गांधी में लिया जा रहा था। उसमें क्या था कि उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना था एटनबरो का, उसके लिए उनकी डील भी हो गई थी कि 6 महीने के लिए आपको 10-10 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे, और 10 हजार रुपए कुछ वो बोनस या कुछ अलाउंसेस था। तो उनका ये कहना था कि अरे भैया मैं तो 1,20,000 रुपए छोड़ के आया हूँ, और यहाँ 7 लाख में मुझे पूरी फिल्म बना देनी है। तो खैर लोगों ने कम पैसे में, कम यानी चाय पी पी के
बहुत कम खाने पीने का सामान मिलता था, उसमें ही एक ही कमरे में उनके कुंदन के घर में रिहर्सल कर करके उसे ही को उन्होंने किया जाके, और देख लीजिए। तो बाद में जो लोग बने, मैं यहाँ ये इसलिए मुझे याद आया था, ये भक्ति बर्वे जो है वो अकेली थी जो कि हिंदी सिनेमा में आगे नहीं बढ़ पाई, वो मराठी में बनी। बाकी सब लोग हिंदी सिनेमा में आए आगे, लेकिन वो नहीं आ पाई, वो सिर्फ मराठी में रही। और 3 में, शायद 2003 में उनकी डेथ भी हो गई। कुंदन भी नहीं है अब तो। आप देखो कितने लोग उसमें नहीं, रवि वासवानी नहीं, लेकिन जो वो दे गए हैं वो कमाल की चीज है। और नीना गुप्ता, ये तो शायद इनकी पहली ही फिल्म रही या दूसरी फिल्म रही। और वो मतलब वो जब उनको ये मिली स्क्रिप्ट, तो जब कहा गया उनको काम के लिए, तो वो इसलिए खुश हुई कि सब अपने 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 लोग हैं, तो वो इसलिए तैयार हो गई थी। पैसा वैसा तो मिलना नहीं था इसमें, पैसा तो मतलब बहुत ही मामूली था कि आप उससे बस से आ जा सकें, ऐसी स्थिति थी। ये लेकिन ना सिर्फ पर्दे के सामने बल्कि पर्दे के पीछे भी इंडस्ट्री का जो बेस्ट टैलेंट है। वैसे अगर आप देखें तो फिल्म की एडिटर है रेणु सलूजा, हाँ, जो जिन्होंने रेणु सलूजा के बारे में एक चीज बताऊं मैं, तब वो विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ थी। जी, और बल्कि रेणु एडिटर थी, बहुत बड़ी एडिटर थी, कई फिल्में पहले भी कर चुकी थी। और अपने कुंदन शाह ने उनको ही कहा था कि, और उनके, रेणु सलूजा के कहने पर ही विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम संभाला। इसमें इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक जगह पंकज कपूर जो कि बिल्डर बने हैं, उनको जहां लाश मिलती है, फोटो में पता लगता है कि कौन गोली चला रहा है, ये सब पता लगता है ना इन लोगों को, दोनों रवि वासवानी और नसीर को। तो ये दोनों वहां जाते हैं, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी हो रही है, कई सारे पत्रकार उससे घेर के बात कर रहे हैं बिल्डर से कि आपने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया आपने, आप तो मुंबई की शान है बिल्डर के तौर पर आप। तो वहीं कुछ ये जो नसीर है, ये उनसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता है कि आपने कभी मारा है किसी को? तो क्या, हाँ गुस्से में मारा होगा, लेकिन दारू पी के कभी नहीं। वो शराब की बात कर रहे थे, गरीब लोग जो है शराबों में उड़ा देते हैं पैसा क्या। तो ये जो पंकज पंकज कपूर के जब वो बात कर रहे थे पत्रकारों से, वहां एक फोटोग्राफर का काम किया है विधु विनोद चोपड़ा ने। वो फोटोग्राफर बने, वो बकायदा चारों तरफ से घूम घूम के फोटो ले रहे हैं उनका, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो महाभारत के मंचन वाला दृश्य आया, तो उसमें दुशासन बने हैं विधु विनोद चोपड़ा। बिल्कुल 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 यानी यानी 2 रोल किए उन्होंने, बिल्कुल। उन्होंने 2 रोल किए एक ही फिल्म में, अलग अलग। ये जो आपने बात किया, जो क्लाइमेक्स है, तो महाभारत का वो नाट्य रूपांतरण चल रहा है, और वहां पे किस तरीके से जो उनपुरी का किरदार है, उनकी सती शाह का जो किरदार है, उनकी लाश जो है वहां पहुंच जाती है, जिसमें तमाम लोग जो हैं उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैंने ये पहली बार देखा था, और मैं उसको बार बार देखता हूँ, तो मेरी हर बार जो है वो मेरी हंसी जो है वो काबू से बाहर हो जाती है। और वो जो व्यंग है वो बहुत ही सस्ते किस्म का व्यंग नहीं है। ना ना ना, तो ये आला दर्जे का उसमें उसमें व्यंग है। और वो देखने में वो दृश्य जो है वो क्लाइमेक्स, मैं कई दफा सोचता हूँ कि आजकल के माहौल में क्या ऐसे प्रतिबिंबों का इस्तेमाल करके, ऐसी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके, क्या कोई ऐसा सीन रचा जा सकता है जहाँ छोटी छोटी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं, कोर्ट में मुकदमे हो जाते हैं, अ, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं? क्या ऐसा ऐसा हो सकता है? और क्या कोई सरकारी संस्थान इस तरीके की फिल्म बनाने की भी इजाजत दे सकता है? क्योंकि एनएफडीसी जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये, मैं तो चाहूंगा कि वो ऐसा करे, क्योंकि भाई एक एक ऐसी फिल्म दी, एक क्या उन्होंने कई फिल्में दी, लेकिन इस फिल्म को हम जहां मतलब
जब सब जगह हमारी पहचान बनता है, हमारी फिल्म उद्योग की पहचान बनती है वो फिल्में जो उसने बनवाई थी। तो ऐसी फिल्मों का सिलसिला आगे क्यों नहीं चलना चाहिए? अब दिक्कत वही है ना कि हम जब ये जो वक्त के साथ जो चीजें बदल गई हैं, हमारा बर्दाश्त का मादा कम हो गया है, वो चाहे किसी भी स्तर का हो, तो वो उसकी वजह से बिगड़ गया है। तो अब आप किस किस को समझाओगे? कौन पैसा लगाने को तैयार होगा? रिस्क लेने को कौन तैयार होगा? आज तो और भी ज्यादा बिजनेस व्यावसायिकता और ज्यादा बढ़ गई है ना। तो अगर मान लीजिए कोई पैसा लगाना भी चाहे तो उसको डर लगेगा, तो उसको 10 लोग समझाएंगे आके कि अरे तू क्या कर रहा है, और वो भाग जाएगा। और या फिर ये समझाएंगे कि तू तो ऐसी फिल्म बना के जेल न चला जाए। क्योंकि अब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि आप जो कह रहे हैं वो किसी को इस कदर बुरा नहीं लग जाएगा कि पुलिस केस या कुछ और हो जाए। तो इसलिए वो मामला अब तो अपन ये उम्मीद नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, मेरा मतलब है हो सकता है भविष्य में कभी ऐसा हो, अभी तो नहीं है। और वो कब होगा ये भी कोई नहीं जानता। जाने भी तो यारों, ऐसी कई सारी फिल्में, हमने शुरुआत में कहा कि उस जमाने में दर्शकों को शायद इतनी नहीं भाई, या फितरत जो है उस पर इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं हुआ। आपने बताया कि जिस तरीके से वो सिर्फ मॉर्निंग शो में चली, लेकिन आज के जमाने में जब ओटीटी है और आपके पास संभावनाएं अतुट हैं, और ओटीटी जो है वो बहुत सारे नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, पैसा लगा रहा है, फिर भी जब हम ऐसा देखते हैं, ऐसा सटायर हमको दोबारा से देखने को नहीं मिलता। ऐसा ऐसा कि जिसको जिसको देखने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये जाने भी दो यारों का एक उस कड़ी की आगे की हिस्सा है। या ये कहें कि अगर हम एक कड़ी बनाना चाहें तो ये कहें कि ये हाफ टिकट, जाने भी तो यारों, अंदाज अपना अपना, ये इस कड़ी में आगे आगे वो चलने वाली फिल्म है। ऐसा क्यों है? क्या यह फिल्म 1983 में ही बन सकती थी, अब नहीं बन सकती? देखिए, इसमें तो अलग मामला है ये मतलब इसको इस तरह से देखिए कि अमिताभ बच्चन, आज के जो अमिताभ बच्चन हैं, उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनसे मिलकर या उनका अभिनय देखकर आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये आदमी वो 70s और 80s में किस तरह से छाया हुआ था पूरे देश पर, और एंग्री यंग मैन कहलाता था, और कितना बढ़िया काम करके दिखाया इसने कई फिल्मों में लगा था। आज आप नहीं सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें वक्त के साथ साथ उम्र का भी मामला होती है। नसीरुद्दीन शाह जो आज काम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो उन्होंने तब किया था, जो उन्होंने उस जमाने में एक्टिंग करके दिखाया है। इसमें 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 देखिए या और भी फिल्मों में देखिए, उस वक्त जो वो काम कर रहे थे वो कमाल का है। वो आज आज उनका जो मैंने देखा, वो एक सीरियल है ना मुगल्स पर, मुगल बादशाहों पर, जिसमें अकबर बने हैं वो, मुझे जिसमें अकबर बने हैं, कई बार वो बड़े दयनीय लगते हैं उसमें। मुझे नहीं समझ में आता कि वो ऐसा क्यों है भाई। क्या उनको जानबूझ के ऐसा दिखाया गया है, या वो खुद वो बड़े असहाय और निरुपाय इस तरह की लग रहे हैं कि मैं क्या करूं, है ना, मेरे वश में कुछ नहीं है। ऐसा इस तरह का या तो रोल वो ऐसा है। और वो, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आप वैसे लगने को कहा गया हो और वो भूमिका ऐसी ही हो, तब भी तब भी आपके एक्टिंग में वो चीज होनी चाहिए। बात शायद फिर वही है कि बॉडी के रिफ्लेक्शंस वो जो कमजोर होने लगते हैं, है ना, ये सब भी काउंट करता है। अब आप अमिताभ से उस सब की उम्मीद नहीं कर सकते, न नसीर से उस सब की उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने तब उस जमाने में किया। और ये ऐसी जो ये जो जाने भी दो यारो, इसको तो मतलब अगर अगर एनएफडीसी चाहता तो इसके तो कहना चाहिए कई वो बनने चाहिए थे, सीक्वल बनने चाहिए थे, एक के बाद एक करते चले जाते। और वो पूरी सीरीज बहुत बहुत यानी लाजवाब हो सकती थी, बहुत लंबे टाइम तक चल सकता था वो। ये लेकिन यस मिनिस्टर की तरह हो सकता था ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको ओटीटी में ढाला जा सकता है, इसको एक सीरीज के तौर पे ढाला जा इंटरेस्टिंग सकता बात है इसमें, बढ़ाया एक जा इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2007 में यानी आज से 16 साल पहले
एक कोई संजय शर्मा साहब हैं, उन्होंने इसी नाम की एक फिल्म बनाई, जाने भी दो यारो। उसमें अनुपम खेर ने काम किया था, प्रेम चोपड़ा ने काम किया था। वो भी कॉमेडी कॉमेडी फिल्म ही मानी जाती है वो, लेकिन वो एक क्राइम थ्रिलर में जो कॉमेडी बीच बीच में घुसेड़ देते हैं, उस तरह की फिल्म थी। मेरा यहां पर ऐतराज है कुछ, वो ये है कि ये हमारे यहाँ सिस्टम शायद ठीक नहीं है कि हर 10 साल बाद जो भी चाहे उस नाम पर फिल्म बना सकता है। 10 साल तक आपका रहेगा, उसके बाद देवदास कई बार बन गई। क्या हम दिलीप कुमार की देवदास का कोई मुकाबला कर सकता है? अब जाने भी दो यारों का अगर आप फिर से बना दे कोई, क्योंकि 10 साल फिर गुजर चुके हैं उस साथ में जो बनी थी, तो एक बार फिर बना दे कोई। लेकिन क्या मतलब है इसका? आप न सिर्फ उसकी इंसल्ट कर रहे हैं जो मूल फिल्म थी और बड़ी फिल्म थी, यानी कोई गाइड आज बनाने लगे तो क्या मतलब है ना? कोई मुगले आजम बनाने लगे तो कोई अर्थ है? क्या वो बनाया सकता है? तो अच्छा, मैंने अनुपम खेर का नाम लिया था कि इसमें काम किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने सतीश शाह, सॉरी सतीश कौशिक, उन्होंने बताया कि अनुपम खेर के लिए उसमें एक बहुत अच्छा रोल था जाने भी दो यारों में, और सतीश कौशिक वो था साइड किक बने हैं। सतीश कौशिक जो है पंकज कपूर के साइड किक हैं। हाँ हाँ, वही वही वही। अब सतीश कौशिक ने लिखा भी है उसे, लिखने वालों में भी शामिल है जो लोग लिख रहे हैं। तो उसमें ये जो अनुपम खेर हैं, इनको रोल दिया गया था, उसका नाम था डिस्को किलर। डिस्को किलर नाम का एक करेक्टर था जो इनको काम दिया गया था। वो नाच नाच के मर्डर करता है, डांस करते हुए मर्डर करता है। आप सोचिए क्या दिलचस्प चीज रही होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी ये बड़े कैरेक्टर हैं उसमें, जितने भी मुख्य पात्र हैं, वो सब उसमें डिस्को में जहां वो डांस करता है वहां पर जाते हैं, और सब उसका उसी तरह का उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। 2-3 लोगों में से उनमें नजीर भी। वो पूरा सीक्वेंस करीब सारा एडिट करने के बाद 10 मिनट का बना। फिल्म हो रही थी लंबी, तो इन्होंने कहा कि यार इसको हटा दो, तो वो सीक्वेंस हटा दिया गया। अनुपम खेर उसमें नहीं काम कर पाए। लेकिन अनुपम खेर दूसरी एक जाने भी दो यारों में मुझे इसलिए याद आया कि ये ऐसे हुआ था। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है इसमें कि रंजीत कपूर, जो थिएटर के बहुत बड़े हमारी हस्ती हुए हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था इसमें। वो भी सलाह देने में लगे हुए थे, वो भी काम कर रहे थे, वो भी लिखने में भी शामिल थे। और वो इन सब के, यानी कुंदन शाह हो या ये सतीश कौशिक या अपने एक्टर्स में से कई लोग, इन सब क्योंकि वो भी यहां से थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने रंजीत कपूर ने एक गाना लिखा। उसका वो गाना ही ये था, गीत था ये, जाने भी दो यार। तो उसका टाइटल तो ले लिया गया है, टाइटल तो ले लिया गया है ना गाने का, लेकिन वो गाना नहीं रखा गया इसमें। क्योंकि उस ये मैं बता दूं, जहां वो दोनों बड़े परेशान से निकलते हैं एक बिल्डिंग से और निकल खत्म हो चले जा रहे हैं, और जहां पीछे वो चल रहा है हम होंगे कामयाब, तो हम होंगे कामयाब की जगह वो गाना होना था, वो नहीं रखा गया। कुंदन शाह ने कहा कि नहीं यार ये ज्यादा वैसा हो जाएगा, अब हमें वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा फिट हो रहा है, तो हम होंगे कामयाब रखा गया, वो एकदम फिट होता है। इसी तरह वनराज भाटिया, उनको भी वो इसके उन्होंने म्यूजिक दिया है। तो कहीं कोई म्यूजिक तो है नहीं उसमें, म्यूजिक यानी गाना तो है नहीं, वो बैकग्राउंड ही है जो कुछ भी है। पंकज तो भाटिया उनको भी वो, बैकग्राउंड म्यूजिक के माहिर माने जाते हैं। अरे बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो मैंने कहा ना कि उस वक्त के ये एक तरह से हीरो क्या कहेंगे कि जो, जैसे शोले के लिए कहा जाता है ना कि उसमें छोटे से छोटा रोल भी है किसी का, तो वो ऐसा है जैसे वो उसी के लिए बना है वो रोल। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि सतीश शाह की जगह और कोई वो लाश का कर ही नहीं सकता था काम।
मन ऐसा कर रहा लगता है इस पे फिल्म पे और चर्चा की जाती है, चलती रहे चर्चा, और उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से शायद किसी के ध्यान में आए कि अ, इस फिल्म को ओटीटी में ढाला जाए और एक सीरीज बनाई, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वक्त की कमी है, हमें चर्चा को यही विश्राम देना पड़ेगा। अ, ऐसे ही दोबारा से एक बार फिर किसी और फिल्म के ऊपर, ऐसे ही हाँ हाँ। कल्ट क्लासिक के ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे। आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।